अस्सलाम वालेकुम। कैफोर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 1 में, वो हम डिफरेंट अथॉरिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी लॉ पढ़ते हुए हमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को फेस करना पड़ेगा। कुछ अथॉरिटीज़ या कुछ पावर्स इनसाइड द कंपनी हैं और कुछ अथॉरिटीज़ आउटसाइड द कंपनीज हैं। दोनों स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन उससे पहले होगा क्वेश्चंस आपके, जो प्रीवियस लेक्चर में से आपका कोई क्वेश्चन, खास तौर पे होल्डिंग सब्सिडी वाला कंसेप्ट, ठीक है। वो असाइनमेंट भी आपको दी होगी, असाइनमेंट भी चेक करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन से भी पहले क्विज, ताकि पता चल जाए कल आप लोगों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। स्टार्ट करें जी क्विज। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए। ओके जी, सिस्टम अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है ना कैसे चलता है ये काम। क्लिक कीजिए। जब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बॉक्स में आपने अपना सीआरएन नंबर लिखना है, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनको आंसर करते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज ठीक जा रही है तो एक दफा हाथ उठा दीजिए, शाबाश। ये फ्रंट में ब्लू शर्ट में भाई जो है, ब्लू कमीज में आपको, हाँ शाबाश, ठीक है ठीक है। मैं समझा आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए भैया, तस्वीर भी ओके है? ओके, बेहतरीन है जी। चलिए तैयार है क्विज के लिए? 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ले पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अभी नाम का ऑप्शन है, सीरियल लिखना है, नाम नहीं लिखना अपना। जरा जल्दी से पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। किधर किधर नहीं, किधर है मोबाइल? यहीं किसे चल रही है, साथ वाले देख चल रही है, भाग रही है उसकी। दोबारा लिंक पे क्लिक कर ले। Ali wishes to incorporate a company where he will be only member. He intends to act both as shareholder and director. वो शेयर होल्डर भी और डायरेक्टर भी बनना चाहे, हो सकता है ऐसा? एक ही बंदा है, वही शेयर होल्डर वही डायरेक्टर, and wants to include private limited at the end of his name. He prepares articles similar to those of private company but without additional compliance requirements applicable to single member company. Under the Companies Act, what is the correct legal treatment of Ali's company? क्या करेक्ट ट्रीटमेंट है? क्या उसे इजाजत मिल जाएगी प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कुछ और भी करना है? हाँ जी, एसएमसी का वर्ड लिखना जरूरी है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? द कंपनी विल बी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नहीं, रजिस्टर्ड एज प्राइवेट कंपनी ही होगी, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन एक पाबंदी उसको लगाई जाएगी। क्या पाबंदी लगाई जाएगी भैया? नाम में एसएमसी का वर्ड तो लिखो, वो तो लिखा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, प्रिपेयर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है कौन सी डॉक्यूमेंट होती है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लॉज हैं जो कंपनी पे अप्लाई होते हैं और कंपनी ने खुद बनाए होते हैं, खुद अपने लिए लॉज बनाए होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। और कंपनीज एक्ट क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की तरह। फर्क क्या है इसका? ये वो लॉज है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। कंपनीज एक्ट याद रखे, पाकिस्तान में हर कंपनीज के ऊपर सेम कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो बातें लिखी होती है वो कंपनी खुद बनाती है, और जिस कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल होता है उसी के ऊपर अप्लाई होती है। भाई आपके जिंदगी गुजारने के असूल अलग हैं, आपके जिंदगी गुजारने के असूल अलग है ना। आपने अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार, इन भाई ने अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, तो कंपनी की भी अपनी जिंदगी है, वो अपने असूलों के मुताबिक गुजारेगी। कंपनी के जिंदगी गुजारने के असूल कहाँ लिखे हुए हैं? मेमोरेंडम में और आर्टिकल। लेकिन कुछ असूल ऐसे हैं जो इन दोनों को अप्लाई करने पड़ेंगे। हाँ, वो कंपनी एक्ट के बाहर जाएंगे, इशारा तोड़ेंगे, दोनों को एक ही जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कानून है। गवर्नमेंट के कानून
पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं, जबकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हर कंपनी का अपना अपना बना होता है। इनकी कंपनी में कानून लिखा हुआ है हम सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज में सेल परचेज करेंगे। इन्होंने कानून मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ है हम सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जिंदगी अपने सेक्टर में गुजरेगी, इनकी अपने सेक्टर में गुजरेगी। समझ आए मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या लिखी होती है चीजें। आगे चलते हैं, ये एसएमसी का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा कंसेप्ट आया हमारे सामने। मैं खुद परेशान हो रहा था, मैं बोला किस बात में परेशान हो रहा था, है ये प्राइवेट कंपनी और क्या कर रहा है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है। ये भूल गए आप, आपने नाम को पर गौर नहीं किया। नाम के ऊपर क्या गौर नहीं किया, ये पीवीडी का मतलब क्या है, प्राइवेट। तो आप हैरान, आपको तो फौरन उछल पड़ना चाहिए था कि सर ये प्राइवेट कंपनी है, जनरल पब्लिक को कैसे शेयर इशू कर सकती है। क्या प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच restrict the right to transfer its share, limits the number of members to 50 and prohibits invitation to general public to subscribe its shares and debenture। मना है ना प्राइवेट कंपनी के लिए, और आपने उसको नोट ही नहीं किया कुछ। आपने उसको इजाजत दे दी, आपने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। भाई मसला है, मसला है। ये क्या है, the company automatically converts into public company when it advertise for share subscription। नहीं ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है, तो सारा प्रोसेस फॉलो करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। किसके पास रजिस्ट्रेशन करवाए, जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर होती है किसके पास रजिस्ट्रेशन करवाए, ऐसे। और एससीसीपी का वो कौन सा है ऑफिसर, रजिस्ट्रार। और अगर बाद में कन्वर्ट करवाना हो, जैसे लिमिटेड बाय शेयर को लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर, प्राइवेट को पब्लिक, पब्लिक को प्राइवेट, लिस्टेड, ये सारे काम करने हो तो फिर किसके पास रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास। तो यहां पे एक बड़ी वायलेशन थी जो आप लोगों ने स्किप कर दी, ज्यादातर समझते हैं। समझ आ गया क्या प्रॉब्लम थी। तो पीवीटी या प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंपनी है, नाम में बट पीवीटी या प्राइवेट आ जाए इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पब्लिक कंपनी का पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी है, शाबाश, ये ठीक है। हाँ अच्छा, परेशान नहीं परेशान नहीं होना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, आपने भी परेशान नहीं होना। ये अभी अभी इसको ठीक करते हैं। ओए नहीं ये क्या आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। सबर का दामन हाथ से ना जाने दें, ना छोड़ें। ये ले, इतनी सी बात पर छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। क्या हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाईजान। वो हो गया अकाउंट, हो गया हो गया अकाउंट, हो गया अकाउंट, हो गया अकाउंट, यहाँ पे सिस्टम में आ गई एंट्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी सेवन और हाँ 5 है, 47 52 हो गया। ओके 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 52 हो गए ना, नहीं हुए,
48, 47 प्लस 5 इज इक्वल टू 48। सही बोला, शाबाश। क्यों बोला? क्योंकि जॉइंट शेयर होल्डर्स को हमने सिंगल मेंबर, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शेयर्स तो 40% है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को माइंड करने की अथॉरिटी है। तो बताइए क्या होगा ये? हाँ बेटा, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। ठीक है, पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी तो है ही है, लेकिन पब्लिक कंपनी अब चूंकि इसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट ने ओन कर लिए हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन अब क्या हो गई? पब्लिक। क्यों? पब्लिक सेक्टर कंपनी तो वो होती है जिसमें 50% से ज्यादा शेयर्स हों। इसमें तो 50% से कम शेयर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स माइंड करने की अथॉरिटी तो है। ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स माइंड करने की अथॉरिटी हो जाए वो भी ठीक है। यानी क्राइटेरिया दो हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाने के लिए किसी को, या होल्डिंग सब्सिडी बनाने के लिए किसी को, दो क्राइटेरिया है, एक शेयर्स का, एक डायरेक्टर्स का। अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसी कंपनी के हासिल कर ले, वो कंपनी बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। और अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स माइंड करने की अथॉरिटी आ जाए, फिर भी वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। और इसी तरह अगर कोई एक गवर्नमेंट नहीं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हासिल कर ले, तो जो कंपनी ने शेयर हासिल किए वो क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जिसके शेयर हासिल किए जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी। और अगर शेयर्स तो 50% से कम है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी आ गई, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो फिर भी जिस कंपनी के पास कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने की अथॉरिटी आ गई, क्या? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डिंग कम है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी आ गई, तो फिर भी वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और जिसके बोर्ड की अथॉरिटी आई, वो दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है अब्बू जी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है बेटा जी कंपनी। ठीक है, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के सारे डिसीजन खुद कर सकती है, जैसे आपके सारे डिसीजन फिलहाल वाले साहब कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, दादा अबू भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, केस स्टडी के बारे में पूछ रहा हूं, इस कंपनी का नाम पढ़ के आप मुझे बता सकते हैं ये पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक है। क्यों? प्राइवेट क्यों नहीं है? शाबाश, प्राइवेट होती तो इसमें लफ्ज प्राइवेट लिखा, ये बात नहीं भूलेगी अब आपको, है ना? गलती जो कर दी आप, जहां गलती की है वो नहीं चीज भूल गई। ये थोड़ा सा ना इसमें इंफॉर्मेशन आगे पीछे है, इसमें आपको राय दे देंगे। इफ ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी इंक्रीजेस मेंबरशिप टू 70, देखा मैंने बात, मुझे पहले अंदाजा हो गया था। ठीक है, अगर अपने मेंबर्स को बढ़ा के 70 कर दिया और रिस्ट्रिक्शन भी उड़ा दी, तो प्राइवेट कंपनी है ना, असल में इसमें कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट सुन ले। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ अभी क्वेश्चन को। कंसेप्ट ये है, आपने अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो पब्लिक बनना है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक अपने मेंबर्स की तादाद बढ़ा दे, नहीं। आपने अगर अपना स्टेटस चेंज करवाना है तो वो तब भी चेंज होगा जब आप रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर कंपनी के अंदर बैठे बैठे अपनी डॉक्यूमेंट्स में ऊंच नीच करते रहते हैं, उससे कंपनी का स्टेटस नहीं बदलेगा।
स्टेटस कंफर्म का याद रखिए, पूरे कंपनी लॉ का असूल है, कोई भी चीज लीगली तब वैलिड समझी जाएगी जब आप उसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाएंगे। तो इसमें कंसेप्ट यही था कि कंपनी खुद से अगर चेंज कर ले तो क्या वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी? नहीं। अगर वो खुद से ही अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर दे, क्या वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी? नहीं। वो तो तब बनेगी जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो जब कन्वर्ट करवाना है तो रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो यहाँ पे ये मेन कंसेप्ट ये पूछा है, कंपनी खुद से जो एक्टिविटीज करे उससे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट था, तो इसलिए मैं इसको अपने क्विज से एक्सक्लूड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब एक्सक्लूड कैसे होगा? एक्सक्लूड ऐसे होगा कि सबको, जी 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 पूछिए, क्या क्वेश्चन है? अनलेस नहीं, देखिए ये आर्गुएबल है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दें। ये सभी का मैंने एक्सक्लूड कर दिया है ताकि सारे एक बराबर हो जाए। ठीक है, सारे एक बराबर हो जाए, कोई बात नहीं। आगे कंसेप्ट समझ लिया ना आपने कि कोई भी चेंज है रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा वरना वैलिड नहीं है। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शेयर्स तो 40% हैं, लेकिन उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं सारे। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल हो गया। बताइए, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप सिर्फ शेयर होल्डिंग की बेस पर डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में भी डिसाइड होता है? मेजॉरिटी शेयर्स हो या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, एक भी, चाहे शेयर्स वाली चाहे डायरेक्टर्स वाली, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए, क्या बीटा होल्डिंग कंपनी बन गई? हाँ, शेयर होल्डर की, शेयर की वजह से नहीं बनी, किसकी वजह से बनी? हाँ, डायरेक्टर्स की वजह से। और डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अगर शेयर 50% से ज्यादा हो तो फिर चाहे डायरेक्टर एक भी पॉइंट ना कर सकती हो, ठीक है, वो फिर शेयर वाली कंडीशन पूरी होगी तो फिर भी होल्डिंग सब्सिडी बन गई। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होना जरूरी है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे तो ऑल डायरेक्टर्स कह दिया उसने। शेयर ज्यादा हो गए चाहे अथॉरिटी ना भी हो फिर भी होल्डिंग सब्सिडी। इससे ज्यादा नहीं सोचना, जितना बता दिया ज्यादा। हाँ, ये कल वाला कंसेप्ट। अल्फा ब्रेवो चार्ली, अल्फा के शेयर्स हैं तो हम रिव्यू भी करना होता है, कोई बात नहीं, हमने आपस में डिस्कशन किया है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि घबराने की बात नहीं है। ठीक, ये अभी इसको ठीक कर देते हैं। ये देखिए, ये ले, ये ठीक हो गया। इतनी सी बात, इतनी सी बात। अच्छा, लेकिन इसको समझें, अल्फा के पास ब्रेवो के 70% शेयर्स हैं। अल्फा होल्डिंग हो गई, ब्रेवो सब्सिडरी। अब ब्रेवो के चार्ली के पास 60% शेयर्स हैं। ब्रेवो होल्डिंग हो गई। अब उसने रिलेशनशिप किसका पूछा? अल्फा और चार्ली। तो आपको एक रूल कल सिखाया था,
सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, ठीक है। दादाजी पोते के बारे में कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो गलत कहते हैं क्या? वो बेटे का बेटा भी बेटा ही होता है। सब्सिडी की सब्सिडी भी सब्सिडी होता है। इसको लॉ कहता है बिकॉज अल्फा इनडायरेक्टली होल्ड्स चार्ली। इसके बारे में लॉ कहता है अल्फा डायरेक्टली होल्ड्स शेयर्स इन चार्ली, इन ब्रेवो। अल्फा डायरेक्टली होल्ड शेयर इन ब्रेवो। और इसके बारे में क्या कहता है लॉ? अल्फा इनडायरेक्टली होल्ड शेयर्स इन चार्ली। यानी अगर सब्सिडरी हो तो जो सब्सिडरी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट ही समझी जाएगी, लेकिन उसके साथ लफ्ज क्या लगाया जाएगा? इनडायरेक्टली। तो असल में ब्रेवो ने चार्ली में इन्वेस्टमेंट की है 60%। इसको हम यूं कहेंगे ब्रेवो डायरेक्टली होल्ड्स 60% शेयर्स इन चार्ली। लेकिन अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? अल्फा इनडायरेक्टली होल्ड्स 60% शेयर्स इन चार्ली। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि उसकी सब्सिडरी के जरिए से है ना, ये सब्सिडरी के जरिए से। ये बात समझे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला लफ्ज समझ आया आपको? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। जी 100% शेयर, तो वो क्या हुआ? होली ऑन सब्सिडरी। होली ऑन सब्सिडरी कब बनती है? अच्छा मुझे बताइए, स्टार ग्रुप लिमिटेड पब्लिक कंपनी है क्या प्राइवेट? कैसे पता चला? मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी का प्राइवेट, कैसे पता चला? ये सूल याद रखने। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। समझ तो आप गए होंगे। जी भाई ये होल्डिंग सब्सिडरी कैसे हो गई? वो तो 30% शेयर्स हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की वजह से। शाबाश, करेक्ट। चलिए अब क्लास के टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन हमेश भाई की। हमेश भाई की फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन किन की है? सेकंड। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, एट्थ, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन, 10th। हाइब्रिड क्लास सारी खड़ी हो जाए, फीमेल स्टूडेंट्स बैठे रहे, बाकी हाइब्रिड क्लास सारी खड़ी हो जाए। एक पोजीशन नहीं आई हाइब्रिड क्लास में, खुदा का खौफ। नहीं, आपने पार्टिसिपेट भी किया कि नहीं किया? ये सामने जो कारी साहब है इनसे पूछे उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? हाँ भाईजान बताएं, क्या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना? पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? नहीं, ये शरीफ आदमी लगते हैं, इनके पास तो मोबाइल ही नहीं रखा हुआ, ये सीए करके इंशाल्लाह निकलेंगे। ठीक है, ये साथ में पीछे भाई बैठे हैं, इनसे पूछे भैया क्यों
आपकी क्लास में क्यों पोजीशन है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े होके बताएं मुझे, शाबाश शाबाश, खड़े हो जाए। आपकी क्लास में क्यों नहीं पोजीशन आई किसी की? बताएं बताएं। क्या फिजिकल क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है? बताएं यस या नो। तो थोड़ा ऊंची बताएं। नहीं आवाज आई? नो। हाँ, तो फिर क्यों नहीं आपकी पोजीशन आई? सारी पोजीशन ये क्यों ले उड़े हैं? अब क्या कल इंशाल्लाह पोजीशन आएगी आपकी क्लास की? पक्की बात है? बैठ जाए बैठ जाए। 3-4 पोजीशन तो आ जानी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं ना। बहरहाल चले, अब इसको करते। हाँ, अब नेक्स्ट असाइनमेंट। शाबाश शाबाश। अब क्विज हो गया खत्म, असाइनमेंट आपको दी गई थी, असाइनमेंट को डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले बताइए कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। क्या मतलब ये असाइनमेंट? हाँ, कल असाइनमेंट आपको दी गई थी ना? कल असाइनमेंट ये नहीं दी गई थी क्या? कल असाइनमेंट दिए थे। हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है? शाबाश। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में असाइनमेंट ज्यादा स्टूडेंट ने की है, तो उन्होंने कैसे कर लिया असाइनमेंट? चले कोई नहीं, आइंदा किया कीजिए। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन चले आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये असाइनमेंट आपकी रिपीट पे होगी, और फिर कल आपने आज वाली असाइनमेंट भी करनी है और ये वाली असाइनमेंट भी करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेदर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बोथ आर नन। ये बताना है क्या कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एक ही मतलब है? कंपनी लॉ में इसका मतलब फर्क है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कुछ हो रहा है, कंपनी का मतलब कुछ हो रहा है। किस डेफिनेशन में ज्यादा चीजें आती हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में। उसमें तो 3 चीजें आती हैं और 2 चीजें नहीं आती। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं। कौन सी 2 चीजें नहीं आती? कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाँ जी फेडरल गवर्नमेंट। शाबाश। और कौन सी 3 चीजें आती हैं? कंपनी अंडर कंपनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट्स अंडर एनी अदर लॉ इन पाकिस्तान, और फॉरेन। बिल्कुल ठीक। कह रहे ओरेंज लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिसेज अराउंड द ग्लोब। ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है। ठीक है, कंपनी क्यों है? पाकिस्तान में कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है? क्योंकि जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान लॉ में रजिस्टर्ड हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल स्टेटस भी है ना। बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल स्टेटस होना। तो सेपरेट लीगल स्टेटस कंपनी लॉ में भी है और कंपनी लॉ के अलावा अदर लॉज में भी सेपरेट लीगल स्टेटस अलाउ किया जाता है। सेकंड, ओरेंज इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। अब बताइए, ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है, कंपनी नहीं है। क्लियर? अच्छा, वैसे इसने इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्या ये कोई और टाइप ऑफ कंपनी में भी आ? फॉरेन कंपनी, ये चीज। सेकंड क्लियर जी। थर्ड, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर लॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कंपनी लॉ के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सक्लूड किया हुआ। कंपनी लॉ ने इसको क्लियरली एक्सक्लूड किया है। कंपनी लॉ के मुताबिक ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। फोर्थ, Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. The concerned minister of federal government notified that Orange Incorporation shall not be considered a body corporate for the purpose of Companies Act 2017. अच्छा, यहां भी हमने इसके बारे में फैसला ये किया था कि ये बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये ले ना। ठीक है, ऊपर सेकंड में हमने इसके बारे में फैसला किया था कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया तो मानना पड़ेगा। क्या ये अब बॉडी कॉर्पोरेट है? फिफ्थ, Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office, a place for business in Pakistan. ये तो ऊपर वाले नहीं हो गया?
हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, शाबाश, और फॉरेन कंपनी भी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है नेक्स्ट ना। कह रहा था सिक्योरिटीज, अच्छा यहाँ पे नोट करेंगे लफ्ज, अच्छा आ गया सिक्योरिटी। एक होता है लफ्ज सिक्योरिटी, ये लिख लें, सिक्योरिटी सिंगल वाई के एंड पे वाई के साथ, सिंगुलर फॉर्म। एक होता है सिक्योरिटीज। जब सिक्योरिटी हो ना सिंगल वाई वाला, इसका मतलब होता है लोन लिया और बदले में जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाई, इसे कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जब कोलैटरल, कोलैटरल। लेकिन जब कंपनी लॉ में वर्ड सिक्योरिटीज लिखा जाता है ना, इसका मतलब कुछ और होता है। आपको बताया था ना कंपनी लॉ में लफ्ज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है लॉ में, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है ऑल। अब सिक्योरिटीज का मतलब भी सुन लें, वोकैबुलरी ऐड करते जाए अपने। सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म के साथ जब एंड होना, इसका मतलब है सिक्योरिटीज इज इक्वल टू शेयर्स प्लस डिबेंचर्स। शेयर समझते हैं क्या होते हैं? हाँ जी, शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर भी समझते हैं? ये डिबेंचर कहाँ सुना है आपने? I2B में। सुभान अल्लाह, मेरा काम आसान कर दिया उन्होंने। डिबेंचर पता है ना, डिबेंचर की कैपिटल की तरह का होता है कि लोन की तरह का होता है? लोन की तरह का होता है, शाबाश। तो शेयर और डिबेंचर दोनों को इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मालिक होता है उसे क्या बोलते हैं भला? शेयर होल्डर भी बोलते हैं, मेंबर। और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मालिक होता है, मेंबर बोलते हैं। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स और डिबेंचर। तो कह रहा है सिक्योरिटीज ऑफ एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। That is, people can buy and sell those securities using the mechanism provided by PSX. What is the type of this company? Public company है, और कौन सी कंपनी है? Listed company, क्योंकि शेयर लिस्टेड है। B, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड पार्को, a joint venture between government of Pakistan and the Emirates of Abu Dhabi, was incorporated as a public limited company in 1974. The government of Pakistan holds 60% of the shareholding, while 40% of the shares are held by Emirates of Abu Dhabi. What is the type of this company? Public sector? कैसे पता चला पब्लिक सेक्टर? 60%, शाबाश, छा गए। C, XYZ Limited is public company registered under Companies Act 2017 and also listed on Pakistan Stock Exchange. The government has no direct or indirect investment in this company. What is type of this company? पब्लिक कैसे? ये प्राइवेट भी तो हो सकती है, उसने बताया ही नहीं हुआ। हाँ, ये लिस्टेड है, लिस्टेड है तो हमेशा पब्लिक। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम नॉर्मली जो कंसेप्ट चलता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं नॉर्मली सोल प्रोवाइडरशिप के तौर पे स्टार्ट करते हैं। हमारे अक्सर बिजनेस सोल प्रोवाइडर, थोड़ा सा हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा लॉ ने एक ऑप्शन दी है कि जिसमें एक सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। अगर है सोल प्रोप्राइटर लेकिन कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसको सोल प्रोप्राइटर ही बोलेंगे। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है और अपने आप को उसने कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर करवा लिया, फिर उसको क्या बोलेंगे? हाँ, फिर से सोल प्रोप्राइटर नहीं बोलना, सिंगल मेंबर कंपनी बोलना है, SM से। बिजनेस बड़ा और साथ में कुछ और लोगों को मिलाने की भी जरूरत पेश आई तो 3-4 लोगों को साथ मिला लिया। अब क्या SMC के तौर पे ही रहे? नहीं, अब क्या बन गए? प्राइवेट कंपनी। यानी सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट थी, अब हम प्राइवेट हो गए अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। क्यों भला? क्योंकि मेंबर्स की तादाद बढ़ गई। ये पार्टनरशिप नहीं बोलना। पार्टनरशिप क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो कंपनी के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है। ये अगर कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर ना करवाए, पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करवाए, तो फिर वो पार्टनरशिप बनेगी। तो ये क्या है? कंपनी। लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स 50 तक होते हैं। फर्स्ट करें बिजनेस मजीद ग्रो कर गया और अब हमने कहा नहीं और इन्वेस्टर की जरूरत है, इन्वेस्टर कोई 70-80 हो तो फिर ठीक है, ये 20-30 से काम नहीं चलना। अब अगर इन्वेस्टर की तादाद बढ़ा के 70-80 करनी है, फिर क्या करना पड़ेगा?
अब प्राइवेट से भी काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी कौन सी, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड। अच्छा, मजीद पैसों की जरूरत है, अब मजीद पैसे, अब हमारे इर्द गिर्द गली मोहल्ले में जितने दोस्त थे, फैमिली में जितने इन्वेस्टर थे, सबका पैसा डाल लिया, अब मजीद पैसों की जरूरत है। अब फ्रेंड एंड फैमिली के सर्कल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अब बियॉन्ड लिमिट्स काम करना है। अब फिर क्या करें, अब इस जो पब्लिक कंपनी आपकी अनलिस्टेड थी, लिस्टेड कर। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है, टाइप ऑफ कंपनी भी वैसे वैसे चेंज होती जाती है। अब लिस्टेड कंपनी, तो जब लिस्टेड कंपनी बन जाती है ना, पूरे पाकिस्तान से जहां से चाहे आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जो कंपनी है, ये कौन सी वाली है, ये पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड कंपनी भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंपनीज की दो बड़ी टाइप्स, डिपेंड करता है स्टेटस पे, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट की फर्दर दो टाइप्स, सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, और पब्लिक की फर्दर दो टाइप्स, अनलिस्टेड और लिस्टेड। ये क्लासिफिकेशन क्लियर है ना? ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्यों पढ़ते हैं भला? क्योंकि आगे चल के लॉ की प्रोविजन डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट है। पब्लिक कंपनी के लिए कुछ और, प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ और, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कुछ और, लिस्टेड के लिए कुछ और। आगे चलते हैं, डी, एबीसी लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ एक्सप्रेस होली ओन्ड सब्सिडरी। एसएमसी लिमिटेड हो, एसएमसी हो, लिमिटेड ही होती है तो कंपनी ना, हर कंपनी के नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड आता है। ठीक है, हर कंपनी के नाम के एंड पे लफ्ज, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड के साथ एक और वर्ड आ जाएगा, प्राइवेट। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो एक और लफ्ज आ जाएगा, एसएमसी। ठीक है, चले, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हिल लिमिटेड owns 40% वोटिंग सिक्योरिटी। अच्छा, वोटिंग सिक्योरिटी लिख लें, वोटिंग सिक्योरिटीज इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। जहां कहीं वोटिंग सिक्योरिटीज लिखा हो, अब देखिए सिक्योरिटीज में क्या क्या शामिल होता है, शेयर्स भी और डिबेंचर भी ना भाई, ऐसा ही है। अभी पता है सिक्योरिटीज के बारे में क्या लिखा है, शेयर एंड डिबेंचर, ऐसे ही ना, वोटिंग सिक्योरिटीज इक्वल शेयर प्लस। अब शेयर के नीचे एरो बना के थोड़ा सा लिख ले वोटिंग सिक्योरिटीज, और डिबेंचर के साथ थोड़ा सा एरो बना के लिख लें नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज। है दोनों ही सिक्योरिटीज, शेयर भी और डिबेंचर भी। शेयर को क्या बोलते हैं, वोटिंग सिक्योरिटीज, और डिबेंचर को क्या बोलते हैं, नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी शेयर्स खरीदते आप कंपनी में वोट्स कास्ट कर सकते हैं, मालिक बन जाते। कह रहे हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड। ठीक है, ओनली। अच्छा, ये क्या कह रहा है, 40% शेयर्स खरीदे के 40% डिबेंचर्स, वोटिंग सिक्योरिटी। वोटिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या था, शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स। बट हैज द पावर टू, कह रहा है उसके शेयर तो सिर्फ 40% है, बट हैज द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर शेयर होल्डर्स। तो बताइए ये क्या हुआ, होल्डिंग। क्या हिल लिमिटेड और स्टोन लिमिटेड में कोई रिलेशनशिप है? कौन सा, होल्डिंग सब्सिडी। क्यों भाई, शेयर 40% शेयर है, होल्डिंग सब्सिडी का। हाँ, डायरेक्टर्स वाली बात भूल गया था मैं, हाँ डायरेक्टर्स वाली, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। तो हिल लिमिटेड और स्टोन लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडी बन गई। आगे चलते हैं, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे चल रही है। स्टोन लिमिटेड होल्ड्स 80% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड। अब क्या हुआ, अब स्टोन लिमिटेड में और स्टाइलिश लिमिटेड में क्या ताल्लुक है, होल्डिंग सब्सिडरी का। क्यों होल्ड, कैसे, 80%। लेकिन क्या हिल में और स्टाइलिश में कोई रिलेशनशिप है? हाँ बिल्कुल, ये हिल लिमिटेड HL, फिर इसके बाद स्टोन लिमिटेड SL, फिर इसके बाद
स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड, SSL, ऐसा ही है। हाँ जी, HL के SL में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो होल्डिंग सब्सिडी बन गई। SL और SSL में ये भी होल्डिंग सब्सिडी बन गई। अब सवाल यह है कि HL और SSL में क्या रिलेशनशिप? ये भी होल्डिंग सब्सिडी, इसको क्या बोलेंगे? HL इनडायरेक्टली होल्ड्स, डायरेक्टली नहीं, HL इनडायरेक्टली होल्ड्स 80% शेयर्स इन SSL। चाहे ब्रैकेट में लिख दें थ्रू इट्स सब्सिडरी, चाहे ब्रैकेट में इनडायरेक्टली के साथ चाहे लिख दें क्लैरिफाई करने के लिए कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, थ्रू इट्स सब्सिडरी। अगर 4 कंपनी आ जाए तो वो भी फिर सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। फिर उसके बाद 5th कंपनी आ जाए वो नहीं होती। लॉ कहता है एक सर्टेन लेयर तक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बनेगी, सर्टेन लेयर के बाद होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनेगी। ऐसा ही है। दादाजी के बेटा, दादाजी का बेटा, दादाजी के बेटे का बेटा, वो भी दादाजी का बेटा। दादाजी इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, लेकिन दादाजी के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा को दादाजी का नाम भी पता नहीं होगा। ऐसा ही है ना। तो वो जो कंट्रोल होता है ना एक सर्टेन लेयर तक चलता है, 2-3 लेयर्स तक, ठीक है, जितना SEC भी मेंशन कर देगा। उसके बाद कंट्रोल ये सब्सिडी की सब्सिडी की सब्सिडी होती है, ये असूल कब तक चलेगा? 2-3 लेयर, लिमिटेड लेयर्स तक। और वो लिमिटेड लेयर्स हमें किसने बतानी है? SECP ने। बेसिक्स मेरा हाल है काफी है, बाकी आप असाइनमेंट करके आइएगा, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अब चलते हैं हम अपने अदर कंसेप्ट्स की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका? हाँ जी, सब्सिडी की डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है होल्ड आर कंट्रोल्स मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज। ब्रैकेट में लिखा हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, वही मतलब है टुगेदर विद सब्सिडी। ये इनडायरेक्टली विद सब्सिडी का मतलब क्या है? ये इसको थोड़ा सा अगर आप कहें तो कॉम्प्लेक्स कर दूं, मुश्किल कर दूं इस कंसेप्ट को थोड़ा। ओके HL के SL में मेजॉरिटी शेयर है। HL SL क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी। SL के SSL में 40% शेयर्स हैं। बताइएगा HL और SSL होल्डिंग सब्सिडरी हैं? क्यों नहीं है? अब HL ने SSL के 20% शेयर्स खरीद लिए। अब बताएं, क्योंकि HL होल्ड्स 60% शेयर्स इन SSL टुगेदर विद सब्सिडरी। ये वो काम बता रहा है जो डेफिनेशन में लिखा है टुगेदर विद सब्सिडी। इसका मतलब है अगर किसी भी कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करनी है ना, तो उस कंपनी की अपनी भी करनी है और अगर उसकी सब्सिडरी की है वो भी करनी है। बात समझ आई? अब मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं, आपने मुझे बताना है HL के SSL में कितने % शेयर है? HL के SSL में कितने % शेयर है? 20%। अब HL के SSL में कितने % शेयर है? 55 कैसे? डायरेक्टली तो 20% है, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी ये 35 ही ऐड हो जाएंगे, 55% है। समझ गए? ये 55 कैसे है? 20% डायरेक्टली और 35% इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। ये असूल याद रखिएगा। ये ICAP ने एक दफा केस स्टडी बनाई थी, बहुत ही अजीब किस्म की थी। उसमें ये कंसेप्ट टेस्ट किया था। उसमें 2-3 सब्सिडरीज आ गई थी, एक ने 10% लिए थे, एक ने 25% लिए थे, एक ने 5% लिए थे। तो हमने क्या करना था भला?
सारी सब्सिडीज की एडिशन करनी थी, जितनी भी सब्सिडीज थी उसमें ये कंसेप्ट था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़रा कम्प्लेक्स कर दिया इसको। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स अपनी फैमिली मेंबर को, जानने वाले को, रिश्तेदारों को तो शेयर इशू कर सकती है, अखबार में इसे हार नहीं दे सकती। पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट तो कर ही नहीं सकती ना, प्राइवेट तो सोचे ही ना। पब्लिक अनलिस्टेड कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? करंट स्टेटस में नहीं कर सकती पब्लिक अनलिस्टेड, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा ले फिर कर सकती है, फ्यूचर में करवा सकती है, फ्यूचर में करवा सकती है जी। नहीं, डिफरेंट कंपनीज में रूल नहीं लगेगा। अच्छा चलिए अब सुनते हैं, अब देखते हैं अथॉरिटीज। अथॉरिटीज याद रखें, हमारे कंपनी, ये होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट समझ आ गया ना? इसमें जो डायरेक्टर वाली और शेयर होल्डर वाली दोनों बातें समझ आ गई। शेयर होल्डिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों समझ आ गई। फिर से मेरी तसल्ली कराएं, क्या होल्डिंग सब्सिडी में शेयर होल्डिंग और डायरेक्टर दोनों बातें समझ आ गई? शेयर होल्डिंग में डायरेक्टली का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, ये भी समझ आ गया? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। अब देखिए, जो कंपनी को रेगुलेट करने वाले लोग है ना, कंपनी को चलाने वाले लोग, कंपनी के ऊपर हुक्म चलाने वाले लोग, वो दो तरह के हैं। कुछ कंपनी के अंदर हैं, कुछ कंपनी के बाहर हैं। जो कंपनी के बाहर हैं उसमें एक है बिग बॉस, वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चाहे तो पूरा लिख लें, चाहे तो सिर्फ कमीशन लिख लें, चाहे तो सिर्फ SECP लिख लें। वत्ती तीन तरह से इसको आप बुला सकते हैं। चाहे पूरा लिखे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे सिर्फ SECP लिखे, चाहे सिर्फ कमीशन लिखे। लेकिन अगर कमीशन लिखना है तो उसका C थोड़ा बड़ा करके लिखना है, ताकि वो कमीशन दूसरा ना बन जाए, डिस्काउंट कमीशन वाला। उस कमीशन में, उस कमीशन में या SECP लिखे या कमीशन लिखे C बड़ा करके। पूरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट है, वो आधा मिनट उसी में लग जाना आपका। SECP लिखे या कमीशन। फिर उसके बाद दूसरा बॉस कौन है? वो है उसका एक एम्प्लॉय SECP का, वो कौन है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्तलिफ चीजें रजिस्टर करता है। सबसे बड़ी चीज क्या रजिस्टर करता है भला? ये कंपनी रजिस्टर करता है ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये तो कंपनी के बाहर के लोग हो गए। क्या कंपनी के अंदर भी कोई लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कंपनी को? इसका जवाब है बिल्कुल करते हैं। एक कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर भी कंपनी के बारे में फैसले करते हैं, लेकिन वो साल के बाद आते हैं मीटिंग में, डे टू डे जनरल मीटिंग। बिल्कुल, शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसे कहते हैं जनरल मीटिंग। लेकिन वो तो साल बाद आते हैं। डे टू डे बेसिस पे कौन फैसले करता है? डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर्स तो बड़े लेवल के लोग होते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। जो छोटे छोटे फैसले हैं ये कौन करता है? ऑफिसर्स, मैनेजर्स। उन्हें ऑफिसर भी कहा जाता है, जैसे CEO हो गया, CFO हो गया। हालांकि ये भी छोटे लेवल के फैसले नहीं करते, जाहिर लॉ में इनका जिक्र है तो, लेकिन कंपैरेटिवली इनकी पावर्स कम होती है डायरेक्टर की निस्बत। होता पता क्या तरीके? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स को, ऐसे चलता है। तो अब हमारे पास टोटल 5 अथॉरिटीज होगी, 2 होगी आउटसाइड कंपनी, 3 होगी इनसाइड। पहले कौन सी वाली पढ़ना चाहेंगे? आउटसाइड। चलिए आउटसाइड वाली पढ़ा लेते हैं, आउटसाइड वाली पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में सुन लीजिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो 1997 में एस्टेब्लिश हुआ SECP एक्ट के मुताबिक। इसका मतलब है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक अलग लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है, वो बॉडी कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो SECP भी
कंपनी नहीं, बॉडी कॉर्प अलग लॉ में रजिस्टर्ड है। बहरहाल ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ। इसने अपना काम कब स्टार्ट किया? ये बस इंफॉर्मेशन, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। पहले एक और अथॉरिटी होती थी जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, CLA, कॉर्पोरेट लॉ। उसको रिप्लेस कर दिया, वो खत्म करके SECB बना दिया। क्या काम इसके लगभग वही है। नेचर क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यानी ये कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। ये एक खुद मुख्तार इदारा है। लफ्ज़ सुना आपने कभी, खुद मुख्तार? ये हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा। पाकिस्तान पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये SECB खुद मुख्तार इदारा, अपने फैसले खुद करता है, अपने मामलात खुद चलाता है, पैसों का भी अरेंजमेंट खुद ही करता है। कंपनीज को फाइन शाइन डाल के इसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हेड ऑफिस किधर है इसका? ये काम की इंफॉर्मेशन है। हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद में है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद में हेड ऑफिस होता ना, असल में ये पता है किस लिए है, हम कंपनी ने रूटीन में रजिस्ट्रार के पास ही जाना होता है, लेकिन अगर कभी रजिस्ट्रार के किसी फैसले से मुतमिन ना हो तो फिर शिकायत लगा के जो बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला, उसके लिए फिर SECB जाना होता है। SECB कहता है कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा होता ना तो पूरे मुल्क में हम मेरे पास आने में लोगों को प्रॉब्लम होती, तो हम इंसाफ घर की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। इसलिए SECB ने कहा इस्लामाबाद के अलावा हमारे कुछ रीजनल ऑफिस भी होंगे। हेड ऑफिस इस्लामाबाद है, हमारे रीजनल ऑफिस भी होंगे। रीजनल ऑफिस कहाँ कितने होंगे? टोटल 8। एक इस्लामाबाद में होगा, 4 होंगे प्रोविंशियल कैपिटल, यानी 4 प्रोविंस, हर जो प्रोविंशियल कैपिटल है उसमें एक एक ऑफिस होगा। जैसे प्रोविंस है पंजाब, पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल कौन सा है? लाहौर में एक SECB का रीजनल ऑफिस होगा। फिर इसके बाद सिंध का प्रोविंशियल कैपिटल कराची में, क्योंकि नॉर्मली आप देखें जो प्रोविंशियल कैपिटल होता है ना, वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, डेवलपमेंट वर्क भी तौर पर उधर ज़्यादा होता है। तो मुझे बताइए कि बलोचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल कौन सा है? कोयटा, वहाँ पे रीजनल ऑफिस है। और KP के वहाँ पे रीजनल ऑफिस है। 5 हो गए टोटल, 4 रीजनल प्रोविंशियल कैपिटल, एक इस्लाम। इसके अलावा मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर में भी चूंकि एक्टिविटीज ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंपनी निस्बतन, तो जरूरत पड़ी तो इधर भी एक एक ऑफिस खोल दिया। टोटल रीजनल ऑफिस कितने हो गए? वो कौन सा शहर है जिसमें हेड ऑफिस भी है और रीजनल ऑफिस भी है? ये हो गया बस SECB इतना। अब कौन आ गया? रजिस्ट्रार जो है, ये जो रीजनल ऑफिस होते हैं ना, रीजनल ऑफिस, इनमें बैठता है रजिस्ट्रार। रीजनल ऑफिस का बॉस यही है, ये एक पर्सन है रजिस्ट्रार, इसके कुछ असिस्टेंट भी इसको दिए जाते हैं। जो अगर कभी ये छुट्टी पे हो, इधर उधर आए, तो जो इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। कुछ और भी इसके जूनियर भी इसके साथ बैठे होते हैं ऑफिस में, कि अगर कभी ये छुट्टी पे हो तो फिर वो सारी सर्टिफिकेशन वगैरह वो करते हैं। तो रजिस्ट्रार इंक्लूड्स रजिस्ट्रार, यानी जहां कहीं लॉ ने कहा है कि ये काम रजिस्ट्रार करेगा तो वो रजिस्ट्रार खुद भी कर सकता है, वो एडिशनल रजिस्ट्रार भी कर सकता है, वो जॉइंट रजिस्ट्रार भी कर सकता है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार भी कर सकता है, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी कर सकता है। ये SECB के ऑफिसर्स हैं, ठीक है। यानी समझ लें कि उसके साथ कुछ दूसरे लोग भी उसके जूनियर है। ये सारे रजिस्ट्रार के जूनियर है, ये एडिशनल रजिस्ट्रार से आगे। इनकी ड्यूटीज क्या है? सबसे बड़ी ड्यूटी जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि रजिस्ट्रार न्यू कंपनीज को रजिस्टर करता है। इन कंपनीज ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी होती हैं वो रजिस्ट्रार को फाइल करती हैं, रजिस्ट्रार उन्हें एक्सेप्ट करता है। ये रजिस्ट्रार कंपनीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे चार्जेस, मॉर्गेज, ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स आगे चल के हम पढ़ेंगे। कंपनी के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, कंपनी ने अपने अकाउंट्स वगैरह हिसाब किताब सारा सबमिट करवाना होता है रजिस्ट्रार को। ये अगर चाहे तो किसी चीज की इसको समझ नहीं है, इसको लगे कि किसी जगह पे लॉ की वायलेशन हो रही है, तो रजिस्ट्रार जब चाहे ये ऑफिसर या डायरेक्टर्स को बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। बताओ भैया, ये भाई साल खत्म हो गया, 5 महीने हो गए और आपकी तरफ से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं आई, क्यों नहीं आई? आगे बताओ।
इंस्पेक्ट कंपनी बुक, कंपनी के बुक्स है, अगर उसे लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और है, एक्चुअली रिकॉर्ड में कुछ और है, कहीं मुखबरी मिल जाए, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, कंपनी के ऑफिस पे छापा मार के सारा रिकॉर्ड सीज कर सकता है, अपने कब्जे में कर सकता है, अपने कब्जे में कर सकता है। ठीक है, जैसे शायद आपको याद होगा एग्जैक्ट कंपनी का स्कैंडल याद है आपको। एग्जैक्ट कंपनी धड़ाधड़ वो 2 नंबर सर्टिफिकेट गोरों को दे रहे थे और बाहर से धड़ाधड़ डॉलर आ रहे थे, हैं? तो खबर मिली रजिस्ट्रार को, छापा मार लिया, सारा कब्जे में कर लिया रिकॉर्ड। तो रजिस्ट्रार अगर चाहे किसी कंपनी में उसे लगे कि गड़बड़ हो रही है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, रिकॉर्ड अपने कब्जे में कर सकता है। ये रजिस्ट्रार की ड्यूटीज है। क्या रजिस्ट्रार को की कुछ पावर्स भी हैं? नहीं, ये इसकी ड्यूटीज है। हाँ, पावर्स एंड फंक्शन ये रजिस्ट्रार के नहीं है भाई, एससीसीपी के। एससीसीपी के क्या पावर्स एंड फंक्शन है, याद रखें, एससीसीपी रजिस्ट्रार के पावर्स एंड फंक्शन या ड्यूटीज ये हैं, एससीसीपी की ये है। एससीसीपी क्या करता है, सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। कुछ साल पहले बैंकिंग कंपनीज इससे बाहर थी, बैंकिंग कंपनीज को स्टेट बैंक करता था रेगुलेट। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैंकिंग कंपनीज क्या, इंश्योरेंस कंपनी क्या, हर तरह की कंपनीज को कौन रेगुलेट करेगा, बैंक, स्टेट बैंक भी करता है। अब पहले बैंक्स को सिर्फ स्टेट बैंक करता था, अब स्टेट बैंक भी करेगा, एससीसीपी भी करेगा। ठीक है, और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वेस्टिगेटिव पावर है, ये अगर किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे कर सकता है, और ये चाहे तो फर्दर पावर्स भी रख सकता है जो फेडरल गवर्नमेंट इसको डेलीगेट करे। ठीक है, ये थोड़ा सा जेनेरिक पावर्स हैं एससीसीपी, समझ आ गई। मेन कंसेप्ट इसमें समझने वाला क्या है, एससीसीपी पाकिस्तान में हर कंपनी को रेगुलेट करेगा। ओके जी, चलें थोड़ा 1 आधा मिनट सांस ले लेते हैं, रिलैक्स हो जाए, खूब आराम कर लीजिए, खूब आराम कर ले, क्योंकि हमने एक्सटर्नल अथॉरिटीज पढ़ ली हैं, अब कौन सी अथॉरिटीज रह गई हैं, चलिए जी, छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट है। कंपनी के अंदर तीन अथॉरिटीज हैं, कौन कौन सी, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर्स। पहले अदर ऑफिसर्स को निमट लेते हैं। अदर ऑफिसर्स है क्या मुराद है, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वगैरह वगैरह। डायरेक्टर्स भी ऑफिसर्स में आ सकते हैं, मतलब ऑफिसर्स में शामिल है, लेकिन इनमें से डायरेक्टर्स को हम अलग से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कंपनी के ऑफिसर, जहां कहीं लिखा होगा इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज ऑफिसर्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डायरेक्टर्स की भी और सीईओ की भी, सीएफओ की भी, कंपनी सेक्रेटरी की भी। क्या बनना चाहते हैं, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी के डायरेक्टर, सीएफओ बनना, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या, हाँ ओनर, ओनर वाला कौन था, शाबाश, शेयर होल्डर, ये चीज। तो इसके बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर्स कौन है, डायरेक्टर्स ऐसे टेक्निकली एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बिजनेस को चलाएं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए डिफरेंट स्किल्स की जरूरत होती है। मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत है बिजनेस चलाने के लिए, बिल्कुल, सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, फाइनेंशियल स्किल्स की जरूरत है, ठीक है, और बहुत सी स्किल्स की जरूरत है, कुछ कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग करनी है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं,
तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉर्मली एक दो लोग नहीं होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हर तरह का एक्सपर्ट पर्सन होता है जो उस बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ ने बोला है कम से कम 7 डायरेक्टर जरूर होने चाहिए, कम से कम है, प्रैक्टिकली को 15-20 हो जाते हैं, 15-20 नॉर्मली चलते हैं डायरेक्टर, इतनी को तादाद होती है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स वो लोग हैं जिनको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, ये कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करेंगे। जब भी कोई बड़ा फैसला करना होगा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, सोच विचार करेंगे और मेजॉरिटी की बेस पे किसी फैसले पे पहुंच जाएंगे। हाँ, एक चीज है, ये जिस फैसले पे पहुंचे वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में उन्होंने फैसला करना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं करना। ये ना सर जोड़ के बैठे और ये फैसला करके उठे आज के बाद हम सब की सैलरी डबल, ये इस तरह का फैसला नहीं करना। फैसला कौन सा करना है? ये कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं कि कंपनी ने कैसे काम करना। ठीक है जी, ऑफिसर भी हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब है मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी का मेंबर बनने के 3 तरीके हैं। शेयर होल्डर बनने का एक ही तरीका है, क्या? शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो। मेंबर बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ना, ये जिस बंदे ने बनाया वो कंपनी का मेंबर, ऑनरेरी मेंबर समझा जाता है। तो कंपनी के पहले मेंबर कौन से होते हैं? जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइन करते। साइन करने को हम लीगली बोलते हैं सब्सक्राइब करना। तो कंपनी के पहले मेंबर पता है कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बोले, कंपनी के पहले मेंबर्स कौन होते हैं? ठीक है, यानी जो साइन करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कंपनी का मेंबर कौन है? यह है स्टार्ट के पहले, कंपनी के जिंदगी के पहले, क्योंकि आपको पता है पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनता है, फिर उसके बाद ही बाकी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर कराना पड़ता है। इसके बाद अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो दूसरा मेंबर वो होगा जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। शेयर होल्डर को भी मेंबर कहा जाता है। मेंबर की डेफिनेशन इंक्लूड 3 थिंग्स। नंबर 1 सब्सक्राइबर, नंबर 2 शेयर होल्डर, और नंबर 3 अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो जिसने शेयर खरीदे हुए हैं वो मेंबर है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जिसने गारंटी दी हुई है वो मेंबर है। तो इसका मतलब है, लिख लें इक्वेशन, रट्टा तो लगा लेंगे आप, कंसेप्ट के लिए लिख ले, मेंबर इज इक्वल टू सब्सक्राइबर प्लस शेयर होल्डर प्लस गारंटर। मेंबर इज इक्वल टू SSG, मेंबर इज इक्वल टू सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। लेकिन एग्जाम में अगर वो मेंबर की डेफिनेशन पूछे तो ये नहीं लिखनी, और अगर लिखेंगे ये तो फिर आके मुझे ये नहीं कहना सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा है, याद क्लास में कंसेप्ट समझाने के लिए होता है, याद करने के लिए किताब है। तो डेफिनेशन याद कौन सी करनी है? जो उधर लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन वो याद करने के लिए भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट चाहिए, तो वो दे रहा हूं कंसेप्ट आपको। ठीक हो गया? मेंबर में कितने लोग शामिल हैं? कौन कौन से? गारंटर। आगे चलते हैं। मेंबर जो फैसले करते हैं अपनी मीटिंग में, अच्छा डायरेक्टर जो मीटिंग में फैसले करते हैं ना, वो फैसले होते हैं मेजॉरिटी की बेस पे। 9 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर जो कहेंगे वही फैसला होगा। ठीक है,
अभी ज्यादा नहीं सोचना कि 10 होंगे तो 5 इधर होंगे तो 5 इधर, क्या होगा, वो सारे मसले मसाइल है, लेकिन अभी वो डिस्कस, वो जिस जगह पे जाना उधर जाकर अभी नहीं। मैं डायरेक्टर की मीटिंग में फैसले होंगे मेजोरिटी की, मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होते हैं ना मेंबर्स, वो डिपेंड करता है मसला छोटा मोटा है कि मसला बड़ा है। मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होंगे, मेंबर्स कौन है भला? मालिक, नॉर्मली शेयर होल्डर्स है। मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होंगे वो किस बेस पे होंगे? देखिए मेंबर्स की मीटिंग अलग है, ऐसा ही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग अलग है। डायरेक्टर की मीटिंग हो सकता है हर महीने हो, मेंबर्स की मीटिंग तो साल बाद होती है। कुछ फैसले डायरेक्टर्स की मीटिंग में होते हैं, कुछ फैसले मेंबर्स की मीटिंग में होते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसले किस बेस पे होते हैं? सिर्फ एक बेस, क्या? मेजोरिटी। मेंबर्स की मीटिंग में सुनने जो फैसले होंगे ना वो दो बेसिस पे हो। अगर मसला छोटा मोटा है तो फैसला होगा मेजोरिटी की बेस पे, सिंपल मेजोरिटी, यानी 51% शेयर होल्डर जो कहेंगे वो कहा जाएगा, किया जाएगा। लेकिन अगर मसला कोई स्पेशल किस्म का है ना, अगर मसला ऑर्डिनरी किस्म का है, मेंबर्स की मीटिंग में फैसले दो तरह से होंगे। अगर मसला ऑर्डिनरी किस्म का है, आम किस्म का है, तो फिर फैसला किस बेस पे होगा? मेजोरिटी, यानी 51%, 50% से ज्यादा ने जो बोला वो हो जाएगा। और अगर मसला कोई स्पेशल किस्म का है तो फिर फैसला किस बेस पे होगा? 3/4 मेजोरिटी की बेस पे। किस बेस पे? जिसको आपने पढ़ना लिखना 3/4 ही है, लेकिन समझने के लिए 75% जेन में बिठा ले। सिंपल मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी। अब मेंबर्स की मीटिंग में फैसला कैसे होगा? दो बेसिस, सिंपल मेजोरिटी की बेस पे या 3/4, सिंपल मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी। अगर मसला अमूमी नौयत का है तो फैसला होगा सिंपल मेजोरिटी, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी। फैसले की इंग्लिश क्या है? डिसीजन। नॉर्मल इंग्लिश में डिसीजन है, वकीलों की जुबान में डिसीजन नहीं, रेजोल्यूशन कहते हैं। आइंदा आपसे कोई पूछे फैसला करने को की इंग्लिश क्या है, आपने कहना है नॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलेंगे तो डिसीजन, लेकिन वकीलों वाली जुबान में बोलेंगे तो रेजोल्यूशन। तो लॉ के पेपर में वकीलों वाली जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए ना। तो मुझे बताइए कि शेयर मेंबर्स की, मैं टेक्निकल वर्डिंग यूज कर रहा हूं, मेंबर्स की, अगर आपने ये समझ लिया तो उसका मतलब कंसेप्ट समझ लिया। मेंबर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशंस दो तरह की पास होती हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो कि रूटीन मैटर्स के लिए है, वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगी, और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन जो स्पेशल मैटर्स के लिए है, वो 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। भाई समझ रहे हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मुझे बताइए डायरेक्टर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी मेजोरिटी से पास होगी? गलत, क्योंकि डायरेक्टर्स में तो सिंपल मेजोरिटी ही चलती है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की टाइप किस मीटिंग में है? डायरेक्टर के लिए नहीं है, मेंबर्स। तो मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होंगे, अगर वो फैसला नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला मैटर, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है, तो क्यों से सिंपल मेजोरिटी। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है 3/4 मेजोरिटी। ये सिंपल मेजोरिटी और 3/4 मेजोरिटी समझ आ गया? बस इतना काफी। आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज हैं 20, मैंने भी सिर्फ आपको इतना पढ़ाया, इतना, लेकिन समझ लीजिए कि उसका मगज कंसेप्ट का मिल गया आपको। बाकी मैंने नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये कल बाकी एक्सप्लेन करूंगा। मेन कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि फैसला किस पे होगा, ठीक है? बाकी डिटेल है कल पढ़ लेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।